स्टीरियो, और स्टीरियो आइसोमर में हमने अभी तक ज्योमेट्रिकल आइसोमर कवर किए हैं, ज्योमेट्रिकल के तीनों टाइप। और कल हमने स्टार्ट किया व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड व्हाट इज ऑप्टिकल रोटेशन। क्लियर? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी सबको समझ में आ गया होगा कि जब कोई भी आइसोमर लाइट को रोटेट करता है, जब कोई भी आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, दैट रोटेशन इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी, एंड द वन हु इज कैपेबल टू रोटेट इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। क्लियर? तो जो रोटेट कर देगा उसको कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो रोटेट नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो लाइट को रोटेट करने में कैपेबल नहीं। क्लियर? फिर हमने देखा बेटा कायरल कार्बन क्या होता है। तो वो कार्बन जिसके चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप या फिर एटम से सेटिस्फाई हों, यदि चारों ग्रुप अलग होंगे तो हम उसको कायरल कहेंगे। फिर हमने डिस्कस किया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। तो दैट वाज द असिमेट्री, डिसिमेट्री, और यू कैन से कायरलिटी। यदि मॉलिक्यूल कायरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो बेटा कायरल मॉलिक्यूल का कायरल कार्बन से ज्यादा लेना देना नहीं। कायरल मॉलिक्यूल का लेना देना है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री से। So as we discussed, if any of the element of symmetry is present in molecule, that molecule is said to be optically inactive. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है, दैट मीन्स द एक्सिस या फिर आप कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री शुड बी एब्सेंट। कुछ भी नहीं होना चाहिए। यदि एक भी एलिमेंट प्रेजेंट हो प्लेन में से या एक्सिस ऑफ सिमेट्री में से या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री में से, तो मॉलिक्यूल अकायरल होगा, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को नहीं करेगा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, इससे और क्लियर होगा। तो वैसे हमने कल काफी एग्जांपल डिस्कस किए थे बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के। दिस इज वन मोर एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे which of following molecule is optically active। OA का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। दैट मीन्स which of following molecule is capable to rotate the light। क्लियर? और यू कैन से capable to rotate light। ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा वही लाइट को रोटेट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे पहला ये है, इसका मतलब आपको अल्टीमेटली सिमेट्री के एलिमेंट चेक करने हैं, प्लेन, सेंटर और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यदि इनमें से कोई हुआ ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और यदि सारे एब्सेंट हैं तो बेटा ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। बी आर कुछ क्वेश्चन नए हैं और कुछ स्ट्रक्चर कल के जैसे ही हैं। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज न्यू बी आर एच एच फोर्थ स्ट्रक्चर। फोर्थ है बेटा दिस वन, फोर्थ स्ट्रक्चर इज दिस वन। एक बार सीएल अंदर की तरफ है और एक बार सीएल बाहर की तरफ। और लास्ट स्ट्रक्चर है फिफ्थ स्ट्रक्चर इज दिस वन, फिफ्थ इज दिस वन, दिस वन, सीएल सीएल एच एच। चलिए, तो कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, जिस मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है? एनीवन ट्राई बाय योरसेल्फ। लास्ट वाला विजिबल नहीं। चलिए बताइए कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो कायरल है? सिर्फ एक ऑप्शन है इसमें, बाकी सारे इनकरेक्ट, बाकी सारे अकायरल। एनीवन ट्राई करो। किस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी सिमेट्री का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है? एक आंसर आ रहा है, वेरी गुड काजुल, आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। एनीवन एल्स? नो, 2 इज इनकरेक्ट। फिर से चेक करो बेटा, 2 वाला तो कल ही डिस्कस किया, 4 ऑप्शन।
आपका भी सही है। चलिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये वाला मैंने कल भी बताया था, यहाँ पे बस बी आर लगा था कल, इतना ही तो डिफरेंस था। चलिए देखिए पहला वाला, फर्स्ट वाला जो है डायरेक्टली आपको दिखता है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और कोई भी सिमेट्री का एलिमेंट होगा तो मॉलिक्यूल अकाइरल हो जाएगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, और ऑप्टिकली एक्टिव जो नहीं होते उनको हम कहते हैं अकाइरल। तो बेटा सारे वर्ड याद रखें, कुछ भी बोल सकते हैं इनको। सेकंड वाला देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं बेटा, चाहे ये ग्रुप अंदर और बाहर हो, बट दे आर अलोंग सिमिलर एक्सिस। जब आप इस मॉलिक्यूल को कट करोगे तो देखो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये बाहर वाला Cl आधा इधर और आधा इधर, और ये जो अंदर वाला Br है ये भी हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, दो कार्बन, तो इट इज कन्वर्टेड और डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। इसका मतलब इस एक्सिस के अलोंग, इस प्लेन के अलोंग प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट मींस इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव को ही हम क्या कहते हैं, अकाइरल। ये वाला थर्ड स्ट्रक्चर, कैन यू टेल मी इसमें कौन सा एलिमेंट है सिमेट्री का? दैट इज वेरी गुड एग्जांपल। इन थर्ड स्ट्रक्चर व्हिच एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? इज देयर एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस मॉलिक्यूल, या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री है? एग्जैक्टली सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल। कल हमने एक ट्रिक भी बताई थी आपको कि फिक्सचर प्रोजेक्शन के अंदर जो ये वाला प्रोजेक्शन बनाते थे हम, और ऑड मेंबर रिंग के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी भी नहीं आती। बेटा ये पॉइंट काफी क्रिटिकल होते हैं, आप जो किसी पर्टिकुलर ट्रिक से क्वेश्चन बनता हो तो उसको अच्छे से याद रखें। तो क्या ट्रिक बताई थी आपको कि फिक्सचर प्रोजेक्शन या फिर कोई ऑड मेंबर रिंग हो, ऑड मतलब 3, 5, 7 इस तरह से, इस तरह के स्ट्रक्चर हो, 3 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, इनमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आती, इनमें नो CUS। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेक ही नहीं करना है। क्लियर? ये तो बेटा इवन मेंबर है, 1 2 3 4। हाँ इसमें PUS भी होगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। PUS तो समझ में आ गया होगा, ये इवन मेंबर है। अब चेक कर लेते हैं, देखो ऊपर जाने पे कार्बन, नीचे जाने पे भी कार्बन, यहाँ से ऊपर चलेंगे तो Br, यहाँ से नीचे आएंगे तो Br, फिर ऊपर जाएंगे तो H और नीचे आएंगे तो H। मतलब सेंटर दिख रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पे सेम ग्रुप मिल रहे हैं। अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होगी, गेटिंग माय पॉइंट, हाउ देयर वुड बी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल को आप इस तरह से एज्यूम करें, जैसे ये चारों कार्बन एक प्लेन में है, चारों कार्बन एक प्लेन में, क्लियर? और फॉर एग्जांपल इन दोनों ग्रुप की बात करें तो कुछ इस तरह से, लाइक दैट, क्लियर? ये Br और ये H, इसमें Br ऊपर है और H अंदर है, और इसमें H ऊपर है और Br अंदर है। दिख रहा है सभी को? Br बाहर की तरफ है, H अंदर की तरफ, और H बाहर की तरफ, Br अंदर की तरफ। तो इसको इस स्लाइड से काटेंगे इस तरह से, गेटिंग माय पॉइंट? ये 2D में, बट इस तरह से जब आप काटोगे तो देखो दोनों जो एटम्स है वो इक्वली डिवाइडेड हो रहे हैं, Br आधा नीचे आधा ऊपर, अंदर वाला जो H है वो भी इक्वली डिवाइडेड हो रहा है, ये Br भी इक्वली डिवाइडेड है और ये H भी इक्वली डिवाइडेड है। कोटेड? तो इसको इस तरह से समझना, ये दोनों ग्रुप जो है ये 4 मेंबर रिंग है जैसे, और इसको देखें ये 4 मेंबर रिंग है, ग्रुप जो है वो कुछ इस तरह से लगे इस तरह से। तो हम कैसे काटेंगे इसको? इस एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पे दिख जाएगी बेटा, इसके अलोंग आपको PUS नहीं दिखती, गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ से काटोगे तो उल्टा हो जाएगा, Br और Br ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो इक्वल हाफ नहीं मिलेगा। इसका मतलब PUS भी है और CUS भी है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, आइडेंटिफाई इन विच मॉलिक्यूल PUS इज प्रेजेंट और CUS इज प्रेजेंट। तो देखो CUS हमने पता कर लिया, और इसके अलावा यहाँ पे PUS भी है। और एक ही होता है, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और दो है तो वो बिल्कुल ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यदि
एक भी सिमेट्री का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो तब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो गिवन कंडीशन में ये क्या हो गया बेटा, अकायरल हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। फाइन। अब देखो फोर्थ स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर के अंदर बेटा ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसी भी प्लेन के अलोंग आप काटोगे तो ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, ना ही इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री की ये दो बातें तो आपको याद रखनी है अच्छे से, कि फिक्सर प्रोजेक्शन और ऑड नंबर रिंग के अंदर कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आती। तो यहाँ पे देखो ऑड नंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की रिंग है, ऑड हो गया और ऑड में सेंटर नहीं आएगा तो उसको चेक ही नहीं करना है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको लग रहा होगा कि सर इसको बीच में से काटेंगे तो एक सीएल इधर और एक उधर, तो बेटा सीएल सेम डायरेक्शन में नहीं है, ये वाला जो सीएल आपको मिलेगा ये बाहर मिलेगा और वो वाला सीएल अंदर मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? so it is not divided into two equal halves, hence no plane of symmetry, no plane of symmetry, got it? तो ना इसमें सेंटर है ना इसमें प्लेन, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो है बेटा ये कायरल हो गया, ये मॉलिक्यूल कायरल हो गया, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। क्लियर? लास्ट एग्जांपल बताइए, लास्ट वाला, व्हाट कुड बी द केस, इज इट कायरल और अकायरल? लास्ट वाले में कोई सिमेट्री होगी या नहीं? बेटा ये ऑड मेंबर रिंग है, देखो फिर से इसको आप भूले नहीं, 1 2 3 ऑड मेंबर के अंदर सीओएस नहीं होगा, सीओएस जिसका आंसर है वो तो गलत है बिल्कुल। सीओएस के लिए चेक करो, सीओएस भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन के आंसर दो होंगे बेटा। ठीक है, मैं इसको सीएल को नीचे और एच को ऊपर रखना चाह रहा था बट चेंज हो गया, इसका मतलब आंसर इसके दो हैं। ध्यान से देखो, पीयूएस नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर नहीं है। अब पीयूएस देखो बेटा, पीयूएस कैसे होगा, कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बीच में से काटोगे तो ये सीएल बाहर मिलेगा और ये सीएल अंदर मिलेगा, तो अलग अलग हाफ हो रहे हैं, दे आर नॉट सेम हाफ, रोटेट। और किसी भी एक्सिस या किसी भी प्लेन के अलोंग उसको कट करोगे तो आपको इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे, तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, ये मॉलिक्यूल भी कायरल है। क्लियर? ये मॉलिक्यूल भी क्या है, दिस इज कायरल। बट ध्यान से समझना, एक और स्ट्रक्चर देखो, 6 वाला यदि आपको ऐसे मिलता Cl Cl H H, अब बताओ क्या ये कायरल है या अकायरल? 5th और 6th में कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। बताइए 6th क्वेश्चन, इज इट कायरल और अकायरल? एग्जैक्टली, नाउ इट इज अकायरल। फिर से चेक करो, ऑड नंबर है बेटा 1 2 3, 3 ऑड है और ऑड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। अब चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो देखो साफ तौर पे एग्जैक्टली सभी को दिख रहा होगा, यहाँ से जब इसको कट करेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम हाफ में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो हम उसको क्या कह देते हैं, अकायरल, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो क्लियर? तो गिवन क्वेश्चन के दो आंसर हो जाएंगे बेटा, पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वो कायरल है और ऑप्शन नंबर 5 ये भी कायरल है। क्लियर? अब एक और ट्रिक लिखो, राइट डाउन, हालांकि ट्रिक नहीं है, जो चीजें हमने पढ़ी है उसी से वो जस्टिफाई हो जाएगी, बट जैसा मैंने बताया जहां पे आपको डायरेक्ट कोई पॉइंट से काम बन रहा हो तो आप उसमें इतनी मेहनत नहीं करेंगे। तो एक चीज तो ये बहुत ही आप अच्छे से याद रखें कि फिक्सर प्रोजेक्शन और ऑड मेंबर रिंग के अंदर कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आती। क्लियर? अब एक और बात ध्यान से समझना, याद रखना बेटा, कभी भी किसी कार्बन में, किसी कंपाउंड में सिर्फ एक कायरल कार्बन हो, इफ अ कंपाउंड कंटेनिंग ओनली वन कायरल कार्बन, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसमें आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं। कोटेड? तो इसको आप डायरेक्टली याद रखें, इससे भी काफी क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन, if a molecule contains only one chiral carbon,
वन कायरल कार्बन, एक कायरल कार्बन होगा, दैट मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, ये बेटा नॉन मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन है, AIEEE का, जिसको हाल में जेई मेन कहते हैं। चलिए इस लाइन को पढ़ो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्या है क्वेश्चन? इट इज क्वेश्चन ऑफ AIEEE 2007। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्ट टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो PPL लाइट के प्लेन को रोटेट कर देगा, मतलब कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है इनडायरेक्टली। तो आपके पास ऑप्शन हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन HOH CHO COH CH2OH, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा है, दिस इज सेकेंड ऑप्शन SS। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड था बेटा कुछ इस तरह से NH2 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 NH2, दिस इज HH, अच्छे से ड्रॉ करेंगे, HH, एंड दिस इज PH PH PH। और लास्ट ऑप्शन है बेटा HH COH NH, HH COH NH। फाइन। इनमें क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर होगा सभी को, विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एबल टू रोटेट द प्लेन ऑफ PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। PPL को कौन रोटेट करता है? जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो अल्टीमेटली आपको यही बताना है कि कौन सा इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव है। बताइए, आउट ऑफ दिस फोर कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। फिर से चेक करो बेटा। मयंक, हाँ माधवी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। एनीवन एल्स? बेटा इस लाइन को पढ़ो, इस लाइन से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन ओनली वन कायरल कार्बन। अच्छा, फर्स्ट और फोर वाले कौन है? देखिए, जिस मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक कायरल कार्बन होगा वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो देखो फॉर्चुनेटली बेटा पहला ऑप्शन ही ऐसा है। देखो ये वाला कार्बन, इसमें एक ग्रुप H है, दूसरा ग्रुप CHO है, तीसरा ग्रुप OH है और चौथा ग्रुप CH2OH है। एग्जैक्टली, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्लियर? तो देखो चारों ग्रुप अलग अलग हैं और बेटा इसमें इंटरेस्टिंगली सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है, इसके अलावा कोई भी कार्बन कायरल नहीं। और जब एक कायरल कार्बन होगा तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो दिस इज करेक्ट। अब देखो बाकी को जस्टिफाई करते हैं। जब आप मॉड्यूल कर रहे हो तब तो आप सारे ऑप्शन को चेक करो, और जब कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो और आंसर मिल जाए तो फिर आप अपना टाइम खराब नहीं करें। क्लियर? इसमें देखो, कैन यू टेल मी दिस कंपाउंड कंटेन कायरल कार्बन और नॉट? इसके अंदर कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। आपको लग रहा होगा कि जहां पे एसएच लगा है वो कायरल होगा। बेटा ये एसएच जो है, चलो एक तो एसएच हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, दो ग्रुप तो अलग हो गए, बट तीसरा इथाइल है और चौथा ग्रुप भी क्या है? इथाइल। तो देखो दो दो इथाइल लगे हैं इस कार्बन पे, सेम ग्रुप हो गए, इसका मतलब ये कायरल कार्बन नहीं। नेक्स्ट वाला, इसमें दो कायरल कार्बन, ये वाला CH NH2 और ये बड़ा ग्रुप, ये कायरल है। फिर से CH NH2 और ये वाला बड़ा ग्रुप, ये भी कायरल है। बट यहाँ पे देखा जाए तो एक कायरल नहीं, एक कायरल कार्बन नहीं। जहाँ पे एक होगा वो तो कंफर्म ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जहाँ पे दो होंगे वो भी हो सकता है और वो नहीं भी हो सकता। एक कायरल पे तो कंफर्म ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा, दो के लिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। होगा कब? जब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो देखो इस कंपाउंड में क्या दिखता है आपको? एनीवन? POS और COS, विच एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, POS इसमें आपको दिखा होगा। क्लियर कट, आप इसको जब बीच में से काटेंगे
तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। COS है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। लास्ट कंपाउंड, जब फोर्थ, जिसका आंसर था बेटा फोर्थ, तो इसमें कार्बन की वैलेंसी देखो, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन आ गए। 2 हाइड्रोजन आएंगे तो ये कंपाउंड कायरल नहीं होगा, और कायरल नहीं होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। Got it? So why this compound is not containing chiral carbon, as the group attached to this carbon string? So that was very good question, और बहुत ही सिंपल था। यदि आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखें कि जहाँ पे पहले में दो कार्बन है ना बेटा, पहले में दो कार्बन कहाँ पे है, दो कायरल कहाँ पे है, कौन सा वाला बता रहे हैं? इसमें दो कायरल नहीं है, सिर्फ एक ही कायरल कार्बन, ये वाला कायरल नहीं, इसमें 2 हाइड्रोजन लगे हुए। इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते। तो आई होप ये ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले क्वेश्चन आप प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री देख के ही कर लेंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं, यदि बाइफिनाइल आ गया, बाइफिनाइल यदि आ जाए तो कैसे पता करेंगे? वहां पे थोड़ा एक्सेप्शन होता है, और नीट में एक बार वो क्वेश्चन आ चुका है, उसी क्वेश्चन से हम समझेंगे। बाइफिनाइल का मतलब होता है बेटा दो फिनाइल। यदि दो फिनाइल आपस में जुड़े होंगे तो हम उसको बाइफिनाइल कहेंगे। ये थोड़ी समझने की चीजें हैं, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग सच क्वेश्चन। इनमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगा रहे हैं क्योंकि ये सारे समझने की चीजें। यदि आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर आता तो बेटा वहां पे हम कम टाइम में सॉल्व करके आगे बढ़ सकते थे। आप देखें, राइट डाउन कायरलिटी। नेक्स्ट सब टॉपिक है कायरलिटी इन बाइफिनाइल, बाइफिनाइल और डाइफिनाइल। अब बाइफिनाइल का मतलब क्या होता है? लाइक दैट, यदि दो फिनाइल ग्रुप, दो फिनाइल रिंग आपस में अटैच, दिस इज नोन एज बाइफिनाइल। यदि दो फिनाइल रिंग आपस में अटैच हो तो उसको कहते हैं बाइफिनाइल। क्लियर? अब यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है बेटा? यदि ऑर्थो पोजीशन पे, यदि किसी मॉलिक्यूल की ऑर्थो पोजीशन की बात की जाए तो जैसे ये बॉन्ड बन रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन जो होती है ये होती है ऑर्थो। इससे आगे चलें तो ये होती है बेटा मेटा पोजीशन, और 1,4 पे जाएं, इससे भी आगे जाएं तो इसको कहते हैं पैरा पोजीशन। ओके, जैसे एक ही फिनाइल रिंग में एक्सप्लेन करें तो कुछ इस तरह से, यहाँ पे बॉन्ड बना है, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा पोजीशन। फाइन। अब क्या कॉन्सेप्ट है याद रखना बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे यदि ग्रुप लगे, ऑर्थो पोजीशन पे यदि कोई बल्कि ग्रुप लगे हो, बल्कि ग्रुप का मतलब बड़े बड़े ग्रुप, हाइड्रोजन को छोड़ के सारे ग्रुप को हम बल्कि मानते हैं। हाइड्रोजन जो है वो छोटा ग्रुप है, हाइड्रोजन जो है वो छोटा एटम है, और हाइड्रोजन के अलावा जो भी ग्रुप होंगे वो बल्कि ग्रुप होंगे। ओके, यदि ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आया, जैसे यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनाए, लाइक दैट, ऑर्थो पे जैसे हमने लगा दिया ए बी और बी, क्लियर? ऑर्थो पोजीशन पे यदि कोई ग्रुप आता है तो ये जो मॉलिक्यूल है ये वैसे तो प्लेनर होता है, बाइप्लेनर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बट यदि ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लग जाएंगे तो इन ग्रुप के रिपल्सन के कारण, ये जो ग्रुप लगे हैं इनके रिपल्सन के कारण ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाएगा। जैसे पहले ये कुछ इस तरह से था, और जब ये ऑर्थो पे रिपल्सन होने लगेंगे तो ये मॉलिक्यूल इस तरह से टिल्ड हो जाएगा। Now both phenyl rings are at 90 degrees, और initially that same angle was 0 degree. Clear? यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर दोनों फिनाइल कुछ इस तरह से हैं, बट नीचे वाले में आए तो कुछ इस तरह से। This perpendicular formation
ड्यू टू दिस परपेंडिकुलर फॉर्मेशन कायरलिटी इज अचीव्ड। ये जो परपेंडिकुलर फॉर्मेशन होता है, जैसे पहले तो कुछ इस तरह से था और फिर ये परपेंडिकुलर हो जाता है, इसके कारण मॉलिक्यूल काफी बार जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री खो देता है और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ओके, जैसे गिवन एग्जांपल में देखिए, गिवन एग्जांपल में ये मॉलिक्यूल हमें कुछ इस तरह से लग रहा है और ये मॉलिक्यूल ऐसे नहीं है, ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से। ओके, मतलब ये वाली जो फिनाइल रिंग है ये कुछ इस तरह से, मतलब ये जो बी है ये अंदर जा रहा है और ये वाला बी बाहर आ रहा है। कैन यू टेल मी क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? इस फॉर्म में तो दिख रही है, इस फॉर्म में तो दिख रही है, बट ये एक्चुअल फॉर्म नहीं है। एक्चुअल फॉर्म किस तरह से है, एक बार आप उसको और अच्छे से समझिए। सिंपल है, इसके परपेंडिकुलर है, मतलब कुछ इस तरह से, ये एक रिंग दूसरी रिंग कुछ ऐसे, फाइन, मतलब लाइक दैट। तो ये और तो है, ये वाला बी बाहर होगा तो ये वाला बी अंदर होगा, ये ए प्लेन में है तो ये ए भी प्लेन में। नोटेड। अब ध्यान से देखेंगे, क्या आपको इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखती है? बिल्कुल, अभी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल होती, जैसे जब ये प्लेनर हो गया, कुछ परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से हो गया, तो जब आप इसके अलोंग कट करोगे तो कैसे, ऐसे कट करोगे तो अंदर वाला बी इक्वल हाफ में डिवाइडेड हो जाएगा, बाहर वाला बी भी इक्वल हाफ में डिवाइडेड हो जाएगा, एक ए नीचे आ जाएगा और एक ए जो है वो ऊपर रह जाएगा। क्लियर? तो इसके परपेंडिकुलर फॉर्मेशन होने के कारण भी ये मॉलिक्यूल जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? दिस इज पीओएस इज प्रेजेंट hence it is optically inactive। ये अकाइडल है। एक और एग्जांपल समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये ग्रुप कुछ इस तरह से होते, ये ग्रुप कुछ इस तरह से होते, लाइक दैट। यहाँ पे ए होता, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी होता और यहाँ पे बी होता। बहुत सिंपल है, तो आप आसानी से लें। यदि फिर भी कोई समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बताइए। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री? खुद से सोचो, करना कुछ नहीं है, ए को जैसा का तैसा रखो और दूसरे को परपेंडिकुलर कर दो। परपेंडिकुलर करोगे तो ये बाहर आ जाएगा ए और ये वाला बी अंदर चला जाएगा। फाइन। तो व्हाट अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री? एग्जैक्टली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। वेरी गुड। जब आप इसको रोटेट करते हो तो बेटा ये ए बाहर आ गया, बी अंदर चला गया, जब उसको काटोगे तो ये ए और ये बी तो आधे आधे आ जाएंगे, बट जब आप इसको काटोगे दूसरी यूनिट को तो यहाँ ए रह जाएगा और ऊपर बी आ जाएगा, अलग अलग ग्रुप हो गए, सेम हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा। गेटिंग माय पॉइंट? और सेम हाफ में डिवाइड नहीं होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री किस किसको लग रही है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट? नो, दिस इज इनकरेक्ट। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। वेरी गुड। देखो बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री आप इस मॉलिक्यूल को देख के बता रहे हो कि हाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है। जैसे ऊपर जा रहे हैं तो ए मिल रहा है, नीचे भी ए, यहाँ पे बी आ रहा है और यहाँ भी बी आ रहा है, बट दिस इज रॉन्ग। ये मॉलिक्यूल ऐसा थोड़ी है। ये मॉलिक्यूल है बेटा, ये अब परपेंडिकुलर हो चुका है इसके। अब जब देखोगे तो जब ऊपर जाओगे तो ए मिलेगा और नीचे की तरफ आपको क्या मिलेगा? बी। गेटिंग माय पॉइंट? और ये कुछ इस तरह के होने के कारण सेंटर ऑफ सिमेट्री तो कहीं भी पॉसिबल नहीं। इफ वी टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल, तो जैसे ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन, ठीक है, कोई भी कार्बन उठा लो, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे लिया मैंने, सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट लिया और यहाँ पे तो बेटा यहाँ पे मुझे कार्बन मिलेगा। हाँ, ऊपर वाले पे बात पाएंगे, पहले इसको समझो। देखिए,
इफ यू टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया और इसमें इस तरफ गए, तो यहाँ पे कार्बन मिलेगा क्या? इस तरफ कोई कार्बन है? नो। इसका मतलब ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्लियर? दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज कायरल, दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी कायरल। और यदि ये कायरल है तो ये क्या बन जाएगा? ये ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा। फाइन। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो बेटा क्या प्रॉब्लम। ऊपर वाला तो बहुत आसान है। देखो ये जो फिनाइल है ये एज इट इज रहेगी, हमने इसको चेंज कर दिया ऐसे। इस फिनाइल को हमने कुछ इस तरह से 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। मतलब पहले एक प्लेन में थे, अब हमने इस तरह से रोटेट कर दिया। ठीक है, तो ये ए और ये ए इस फिनाइल के प्लेन में है। इसको जब रोटेट किया तो देखो ये वाला बी बाहर आ गया, ये वाला बी जो है ये बाहर आ गया, और ये वाला बी अंदर चला गया। फाइन, कुछ इस तरह से। अब इसके अलोंग कट करोगे तो बाहर वाला बी आधा ऊपर आधा नीचे, अंदर वाला बी भी आधा ऊपर आधा नीचे। फिर यहाँ पे देखेंगे इसके अलोंग इस तरह से कट कर रहे हैं परपेंडिकुलर के अलोंग, तो ये ए नीचे आ गया और ऊपर भी ए है, मतलब पूरा सिमेट्रिकल डिवीजन हो रहा है इसका। दैट मीन्स इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ एंड इट इज कंटेनिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। बट नीचे वाले में क्या परेशानी थी? क्योंकि नीचे वाले में बेटा जब आपने ए और बी को काटा तो ये ए ऊपर की तरफ है, रोटेशन से ए ऊपर, बी अंदर, ए बाहर। जब यहां से कट किया तो ए के दो इक्वल हाफ हो गए, बी के दो इक्वल हाफ हुए। बट जब आपने इस रिंग को कट किया तो यहाँ पे सिमिलर डिवीजन नहीं मिला, यहाँ पे ए मिला और ऊपर बी मिला। अब बताइए, एनी डाउट? एनीवन? बाकी किसी बच्ची को कोई भी डाउट? क्लियर है सभी को? बेटा थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आपको 3D विजुअलाइज करना पड़ेगा। क्लियर? बस एक छोटी सी चीज है जिसको आप अच्छे से थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पाए। क्या चीज है कि पहले कुछ इस तरह से प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, बट यदि ऑर्थो ग्रुप पे कोई ऑर्थो पोजिशन पे ग्रुप लग जाए तो उनकी रिपल्सन के कारण, ये दोनों बल के ग्रुप, इसकी रिपल्सन के कारण मॉलिक्यूल जो है वो परपेंडिकुलर फॉर्मेशन कर लेता है कुछ इस तरह से। और इसके बाद देखो ध्यान से समझना, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो प्लेन है इसको हमने रोटेट किया, बेटा ये तो अभी भी प्लेन में रहेगा। परपेंडिकुलर कौन हुआ? ये वाला। तो इसमें हमने देखा ये प्लेन में है और इसको रोटेट किया। अब क्वेश्चन देखो उससे और क्लियर होगा। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव? ये है क्वेश्चन बेटा नीट 2017 का। पहला है, चारों ऑप्शन बनाए, इस एग्जांपल से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दिस इज बी आर, दिस इज आई। वैसे तो जो ऊपर वाला एग्जांपल किया बस इससे मिलता जुलता है। सेकंड वन, सेकंड स्ट्रक्चर है बेटा सेकंड स्ट्रक्चर है आई आई। तीसरा स्ट्रक्चर, इन तीन में से आंसर है बताइए। विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव? एनीवन? एक और ऑप्शन है बट वो यहाँ पे नहीं बनता। जस्ट टेल मी आउट ऑफ दीस थ्री, इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा? वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा जिसमें ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो बेटा ये नीट का ही क्वेश्चन है, तो हम रिलेवेंट स्टफ भी पढ़ रहे हैं। और आज के जो क्वेश्चन होते हैं बाई फिनाइल से रिलेटेड ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर से चेक करिए, अभी तक सही आंसर नहीं आया। एनीवन? परिणीता, योर आंसर इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।
वेरी गुड। देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर दे रहे हैं। बेटा ये क्यों रोटेट होगा, कब रोटेट होता है, जब सारी ऑर्थो पोजीशन ग्रुप से ऑक्यूपाई होती है, जब सारी ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। क्या यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप है, यहाँ तो हाइड्रोजन है, और इस ऑर्थो पे देखो तो यहाँ भी हाइड्रोजन। तो बेटा ये परपेंडिकुलर फॉर्मेशन में नहीं है, ये अभी भी प्लेनर ही है। मीन्स जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं ये वैसा ही स्ट्रक्चर है, लाइक दैट। अभी इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो यदि ये परपेंडिकुलर फॉर्मेशन नहीं कर रहा, ये क्लियर हुआ कब कब परपेंडिकुलर फॉर्मेशन करेगा, जब ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तब ये दोनों रिंग आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इसमें कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं है इस पोजीशन पे, दो जगह तो है बट दो जगह पे कोई भी ग्रुप नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे ये परपेंडिकुलर फॉर्मेशन नहीं है। और यदि परपेंडिकुलर फॉर्मेशन नहीं है तो इसमें क्या आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है, ऊपर आयोडीन नीचे की तरफ आयोडीन, यहाँ पे कार्बन ऊपर भी कार्बन। So everything is similar about a certain center and center of symmetry is present. अब चेक करेंगे प्लेन। बेटा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। इस मॉलिक्यूल को बोर्ड वाले प्लेन के अलोंग कट कर दो, इस मॉलिक्यूल को बोर्ड वाले प्लेन के अलोंग कट कर दो, तो ये इसके दो इक्वल हाफ हो जाएंगे। ये आयोडीन अंदर आधा और आधा बाहर, ये आयोडीन भी आधा अंदर आधा बाहर। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है बेटा। ये बोर्ड वाला जो प्लेन है इसके अलोंग कट करेंगे, तो इसमें तो कोई भी चांस नहीं है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आप कहाँ पे गलती किए, आपने परपेंडिकुलर फॉर्म बना के चेक किया, बट परपेंडिकुलर फॉर्म तभी बनेगी जब ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट हो। इसमें बताओ, ये तो क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, डायरेक्टली यहाँ से कट करने पे इसके दो इक्वल हाफ हो रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट, ये परपेंडिकुलर फॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि इन ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन बल्कि ग्रुप नहीं होता है बेटा, तो इतना रिपल्सन नहीं क्रिएट कर पाएगा कि ये रिंग आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। Noted? That means it is containing plane of symmetry. Noted? और plane of symmetry है तो it is acyclic. अब पहला ऑप्शन लिखो, this is very good. Now क्या इसमें परपेंडिकुलर फॉर्मेशन होगा? Yes. इसमें रिंग जो है आपस में क्या हो जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगी। Noted? ध्यान से देखो, जब ये परपेंडिकुलर होगी तो ये बी आर जो है ये बाहर मिलेगा और ये वाला आई अंदर। क्लियर? जब इस प्लेन के अलोंग कट करोगे तो बाहर जो बी आर है इसके दो इक्वल हाफ हो जाएंगे, अंदर जो आई है उसके भी दो इक्वल हाफ हो जाएंगे। बट क्या इन ग्रुप के दो इक्वल हाफ होंगे? नो। यहाँ पे आपको आई नीचे मिलेगा और बी आर ऊपर मिलेगा। दैट मीन्स इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ना ही इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज कायरल मॉलिक्यूल, दिस इज कायरल ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये बेटा सिर्फ नीट में आया है, ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि ये मेंस में नहीं आएगा। ये मेडिकल एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉन मेडिकल में होता है, बट स्टिल नीट में भी आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से बाइफिनाइल में कायरलिटी चेक करते हैं। एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन बताइए, इसके बाद आगे बढ़ते। किसी भी बच्चे को कोई डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी टू रिपीट। बताइए। चलिए, बहुत दिन हो गए सबके नाम पुकार, who is taking class। हाँ, अभिनंदा, अविनाश, ध्रुव, दिव्या, इवा, काजूल, अरुण, माधवी, मयंक, मोमिना, परिणीता एंड साइनी। एनी डाउट किसी को भी? क्लियर है सभी को? तो बेटा थोड़ा सा इसमें आप पेशेंसली चेक करें, इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, बाकी सभी क्वेश्चन से अलावा। क्लियर? तो सर फिर सम मोर क्वेश्चन। चलिए एक दो और मैं यहाँ पे बनाता हूँ,
ये आप घर पे करेंगे, फिर आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दो क्वेश्चन और मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये आप घर पे ट्राई करेंगे। देन आफ्टर वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक अगेन रिलेटेड टू ऑप्टिकल एक्टिविटी। चलिए, तो इनमें आप पता करेंगे चेक वेदर द मॉलिक्यूल इज chiral और achiral, चेक वेदर द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव और नो। तो देखो बेटा, सबसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे इसका। ये भी एक बाइफिनाइल है, यहाँ पे है Cl, यहाँ पे है Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे C। दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल। सेकेंड, साथ साथ बनाते जाएं। Cl, Cl, this is Cl and this is again Cl. Second, third one, जो नीट वाले क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन था उसको भी आप बना लें। It was NO2 at meta and this is iodine as meta. Fine. इनको आप ट्राई करेंगे। क्लियर? ट्राई दिस क्वेश्चन एट होम। लिखिए इनको। नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ, राइट डाउन, डिटर्मिनेशन ऑफ RS कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टली नॉन मेडिकल एग्जाम्स में और मेडिकल एग्जाम्स में RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने के क्वेश्चन आए हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल हम आगे भी करेंगे, इनएंट्यूमर चेक करने के लिए, डाइस्टेरियोमर चेक करने के लिए, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स चेक करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? इनका यूज आगे भी होगा, बट स्टिल एग्जामिनेशन में इन पे RS के भी क्वेश्चन आए हैं। To write down, this is determination of RS configuration. यहाँ पे भी आपको कुछ ट्रिक्स और कुछ रूल्स का यूज करना है। Now let us understand what is meaning of R and S. तो R means, R की फुल फॉर्म होती है बेटा रेक्टर। R means रेक्टर, S means सिनिस्टर। R means rector, S means sinister. तो ये जो वर्ड है बेटा, these are something related to rotation. If the rotation is clockwise, then it would be R. If the rotation is anti-clockwise, it would be S. अब कैसे चेक करेंगे? You have to determine the priority. कैसे निकालते हैं? What is the rule? आप क्या करेंगे? सारे ग्रुप की प्रायोरिटी लिखेंगे। Just write the priority of each and every group. Fine. सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बेटा? प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी आपको याद होगा कैसे निकालते थे? एटॉमिक नंबर से। प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से काम नहीं बनता तो हम किससे चेक करते हैं? एटॉमिक वेट से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। और यदि एटॉमिक वेट से भी नहीं बनता तो फिर हम नेक्स्ट बेस्ट एटम पे जाते, उससे अगले वाले पे। ओके, अब लेट सपोज आपने प्रायोरिटी निकाली। ध्यान से समझना बेटा, सबसे पहले RS आप फिक्सचर प्रोजेक्शन में कैसे देखोगे? RS इन फिक्सचर प्रोजेक्शन, फिक्सचर प्रोजेक्शन, RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिक्सचर प्रोजेक्शन। तो लेट सपोज, ध्यान से समझना, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, इफ फोर्थ प्रायोरिटी, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको इग्नोर नहीं करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप is present on vertical line, vertical line। यदि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है तो कैसे निकालेंगे? जैसे लेट सपोज 1 2 3, 1 2 3 जाने पे कुछ इस तरह का रोटेशन आ रहा है। दिस इज 1 1 से 2। रिमेंबर द सीक्वेंस, आप 1 से 3 डायरेक्टली नहीं पहुंचेंगे,
पहले 1 से 2, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1। तो यदि यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन होगा देन वी विल कॉल इट एज आर कॉन्फिगरेशन। तो क्या कहेंगे, आर। ठीक है, और मान लो ये कुछ इस तरह से होता 1 2 3। यदि ऐसे आ जाए तो बेटा ये 1 3 2 हो जाएगा। आपको जाना है सिक्वेंशियली 1 से 2, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1। और यदि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो दैट बिकम एस। ओके, तो आर का मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन और एस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज होता है इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज एक ही चीज होती है। ओके, तो ध्यान से समझना। फिक्सर प्रोजेक्शन में आर एस कैसे निकालेंगे, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एज वर्टिकल लाइन। फिक्सर प्रोजेक्शन कैसा होता है, ऐसा कुछ वर्टिकल लाइन होती है और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यदि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे होगा तो ये रूल एप्लीकेबल। यदि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे नहीं है तो जो आपका आंसर आता है उसका रोटेट कर दो। व्हाट आई मीन टू से, यदि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बेटा वर्टिकल लाइन पे नहीं आता और आपने रूल से आर निकाला है तो आपका आंसर एस हो जाएगा। यदि वर्टिकल पे आ रहा है तो आर का आर ही रखना है, यदि वर्टिकल पे नहीं आता तो फिर एक चेंज करना है। इसका स्क्रीन शॉट लीजिए एग्जाम्पल से समझ। चलिए नेक्स्ट, अब देखें कैसे। फाइन, उससे बेसिक एग्जाम्पल से इसको डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मॉलिक्यूल है ये वाला Br CH3 HCOS. This is the molecule and you are suggested to find the RS configuration in this molecule. दिख रहा है सभी को, सबसे ऊपर Br है, सबसे ऊपर Br है, सबसे नीचे H, CH3 और COS। इसमें आपको निकालना है मॉलिक्यूल R में है या S में। याद रखना बेटा, RS कॉन्फ़िगरेशन कायरल कार्बन पर निकालते हैं, हर किसी कार्बन का हम RS कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल सकते। तो इनमें कायरल बीच वाला है क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट। अब इसमें R होगा या S होगा ये कैसे पता चलेगा, सबसे पहला प्रायोरिटी इसको जाएगा। सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देंगे, Br को। ऑब्वियसली इसी का तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। इसके बाद देखो बेटा ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, सेकेंड प्रायोरिटी किसको दोगे। अच्छा आंसर सारे हैं। देखिए बेटा एक बार समझे इसको, ये भी कार्बन, बट इसमें कार्बन के आगे क्या आ रहा है, इसके कार्बन के आगे हाइड्रोजन आ रहा है और इसमें कार्बन के आगे बेटा ऑक्सीजन है। क्लियर, तो किसको जाएगी सेकंड, इसको, क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट जो है यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे नेक्स्ट बेस्ट जो है हाइड्रोजन है, इसलिए सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। अब रोटेशन करवाओ, रोटेशन करें तो कुछ इस तरह से 1 2 3 1 2 3 दिस वन 1 2 3 दिस वन। ठीक है, तो कौन सा रोटेशन हुआ, दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। दिस इज क्लॉकवाइज, देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं। ठीक है,
क्लॉकवाइज चले क्या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है? एग्जैक्टली देखो ये वर्टिकल लाइन है और इसी लाइन पे देखो फोर्थ प्रायोरिटी आ रही है। दैट मीन्स जो आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। दैट इज दैट्स इट। रोटेट आर आ रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन से और फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे ही है। दैट मीन्स जो है वही आंसर क्लॉकवाइज के करिस्पॉन्डिंग आर होता है। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट इसको देखो। चलो पहले एक कायरल कार्बन देखते हैं। अब बताइए इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4 सबको चारों को प्रायोरिटी दे दो। प्रायोरिटी बहुत आसान है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, क्लोरीन का दूसरा, 1 2, कार्बन का तीसरा और हाइड्रोजन 4। क्लियर? अब ये देख लेना है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बेटा वर्टिकल लाइन पे नहीं, तो जो आंसर है उसका उल्टा कर देना है। अभी आंसर मल्टीपल आ रहे हैं तो इसको देखना पड़ेगा। अच्छा एस ज्यादा मेजोरिटी है। चलिए देखें 1 2 3 4 फोर्थ प्रायोरिटी बेटा हॉरिजॉन्टल पे है, वर्टिकल पे नहीं है, तो जो हमारा आंसर होगा उसका उल्टा कर देंगे। अब देखो 1 से 2 2 से 3 चले, 1 से 2 2 से 3 मतलब रोटेशन क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। दैट इज नेचुरल रोटेशन। बट फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे नहीं है, क्लॉकवाइज रोटेशन से आंसर आर होता, क्लॉकवाइज पे क्या होता? आर, वर्टिकल पे नहीं है तो आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक और एग्जांपल तो देखिए दिस वन। बताइए तो बेटा वेट डेप्थ के लिए अलग रूल होंगे, आज हम सिस्टर प्रोजेक्शन में निकाल रहे हैं आर और एस। और फिर आर एस पता चल गया तो फिर इनेंटियोमर डाइस्टीरियोमर बहुत आसानी से हम सीख पाएंगे। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस गिवन कायरल कार्बन? अब भी आंसर अलग अलग आ रहा है। बेटा सबसे पहले आप ये चेक कर लेना कि फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो वर्टिकल पे है या नहीं। चलिए देखो सबसे पहले प्रायोरिटी दो फर्स्ट क्लोरीन को। ये भी कार्बन बट इसमें कार्बन के आगे ऑक्सीजन है और इसमें कार्बन के आगे हाइड्रोजन है, तो इसका नेक्स्ट बेस्ट ऑक्सीजन है तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी सेकंड थर्ड और इसको फोर्थ। तो बेटा इसमें फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है, तो जो आंसर है उसका चेंज कर देना है। ठीक है? अब आंसर क्या है एक्चुअल? 1 2 3, 1 2 3 मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो आंसर एस होना चाहिए था। बट फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, वर्टिकल पे नहीं है, इसको क्रॉस करके इसका ऑपोजिट आंसर हो जाएगा। आर इज करेक्ट। क्लियर? तो कुछ और मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ आर और एस के। तो बेटा कल की क्लास में आते ही हम वो मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन। गेटिंग में पॉइंट? यहाँ पे तो हम एक ही कायरल का चेक कर रहे हैं। आपको याद होगा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन होते हैं? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एच ओ एच ओ एच एच ओ एच ओ एच एच एच। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो आपको एक से ज्यादा कायरल कार्बन भी मिल सकते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? एग्जैक्टली 4 कायरल। तो ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए कुछ फॉर्मूला आप लिखें। डिटरमाइन आर एस। सबसे पहला दिस वन एच एस टी ओ एच बी आर। सेकेंड इसको थोड़ा चेंज करो, एच इसको बी आर करो। ये अच्छा एग्जाम्पल है। सेकेंड वन दिस इज सी एच टू, दिस इज सी एच थ्री, दिस इज सी एल,
This one is Br. Third question, Cl, Br, F, I. Fourth and last one, H, Cl, Br, and this is OCH. तो कल के लेक्चर में बेटा हम सीखेंगे कि जब कायरल कार्बन ज्यादा हो तो कैसे आरएस पता करते हैं, और जो वेट गैस प्रोजेक्शन दिया हो, ये तो सारे फिक्सर प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना रहे हैं। जब वेट गैस गिवन होगा तब कैसे आर और एस कैलकुलेट करते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट। तो प्रोबेबली कल ये ऑप्टिकल आइसोमर पूरा हो जाएगा और मंडे को हम कन्फर्मेशन पढ़ लेंगे। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट जनरल ऑर्गेनिक, दैट इज ऑर्गेनिक इफेक्ट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है सभी ने? तो ये चारों क्वेश्चन आप आज ट्राई करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।